बच्चे हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस था। उसके बाद वाला आज का जो टॉपिक है अपना वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या रहेगा, देखो एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। मेन कहानी कहाँ है। अब हमने लास्ट टाइम भी बहुत डिटेल में बात करी थी कि जो अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आता है, किस वजह से आ रहा था, प्लस आई इफेक्ट के इंपैक्ट की वजह से। और उसकी वजह से ही वहां पर जो उनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का वे रहेगा वो टोटली डिफरेंट रहने वाला है। क्या रहेगा, एल्डिहाइड्स differ from ketones in their oxidation reactions. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid containing the same number of carbon atom because aldehyde contains hydrogen atom attached to carbonyl group. यही है, अगर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है वहां पे तो उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम रहती है, ऑक्सीजन की एडिशन थोड़ी आसान रहेगी, तो ऑक्सीडाइज होना थोड़ा इजी रहेगा, which can be converted into alcohol group without involving the cleavage of any other bond. क्लियर है ये। तो हमारे पास जैसे एल्डिहाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो सीधा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करवा सकता है वो। अनलाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू सी डबल बॉन्ड ग्रुप एंड हेंस दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ये हमारे पास क्या, ये कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे भी तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, तो सीधा सीधा नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता वीक के साथ। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन जो होगा तो हमारे पास क्या बना, एक ये कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट बन गया बाय क्लीवेज ऑफ C1C2 बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है हमारे पास, C1 और C2 का, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा यहां से। उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड सीधा टूट रहा था, वहां पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही थी, OH जुड़ गया था, तो हमारे पास क्या बन रहा था, उसकी वजह से सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन थी। यहां पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई भी हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है। डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो वो वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन है नहीं तो वो बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे अगर मुझे ऑक्सीडेशन करानी है तो क्या कराना पड़ेगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना, या ये वाला टूटे या ये वाला टूटे। अब इसके आगे का रूल समझ में आएगा कि कौन से वाला ब्रेक करता है, इधर वाला ब्रेक करता है या उधर, वो आगे मैं रूल में अभी बताने वाला हूं। लेकिन हम अभी क्या बात करें, C1C2 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी हमारे पास RCOOH, और ये R-C2CH2COH ये अलग बन गया, तो दोनों हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है बाय द क्लीवेज ऑफ C1C2 बॉन्ड। क्लियर है। अब यहां देखो जैसे पेंटेन टू ओन है, अगर मैं इसकी सीधा ऑक्सीडेशन कराऊं तो नहीं होगा, तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना क्या पड़ा, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यहां पर अब ये जब ब्रेक करेगा, देखो अब यहां पर मैंने जैसे तुम्हें बोला कि दो तरीके हैं, एक C1C2 वाला बॉन्ड टूटे, एक C2 और C3 वाला बॉन्ड टूटे, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो कार्बोनाइल कार्बन वाला ही जो CC बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा। तो ये भी कार्बोनाइल कार्बन वाला CC बॉन्ड है और ये भी, ये दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं। अब इनके अंदर हमारे पास जब C1 C2 और C3 वाला बॉन्ड टूटा तो हमारे पास एसिटिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ध्यान से देखो, जैसे C2 और C3 वाला अगर बॉन्ड टूटेगा तो इधर एक दो कार्बन और यहां ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। और जो प्रोपेनोइक एसिड है ये वाला जब 1 2 और 3 और इनके साथ C डबल बॉन्ड OH लगेगा, ये हमारे पास क्या, ये एज अ माइनर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर कौन सा बना है, जो छोटी वाली चेन थी। अब अगर C1 और C2 का बॉन्ड टूटेगा तो इसमें क्या रहेगा, एक फॉर्मिक एसिड बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट और ब्यूटायरिक एसिड क्या बनेगा, एज अ माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है ये बात समझ में आ रही है ना। हो क्या रहा है, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ जो अटैच्ड कार्बन होगा वो इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रेक करेगा और हमारे पास दो तरह के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो हमें मिलेंगे। जो छोटे वाली चेन होगी वो एज अ मेजर प्रोडक्ट रहेगा और बड़े वाली एज अ माइनर प्रोडक्ट की तरह मिलेगा। क्लियर है। अब यहां एक रूल आता है, प्रोफेप्स रूल। इसमें क्या है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल क्या होता है बच्चे, कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड लंबी चेन होगी और एक साइड छोटी चेन होगी, वही हमारे पास अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिक में क्या है, जैसे पेंटेन टू ओन, द कीटो ग्रुप स्टेट प्रेफरेंशियली विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। क्लियर है। क्या रहेगा, जो कीटो ग्रुप रहेगा वो किसके साथ जाएगा, जो छोटे वाला ग्रुप रहेगा। क्लियर है। तो वही छोटे वाली ग्रुप हमारा एज अ मेजर प्रोडक्ट काम करेगा।
अब आता है टॉलिन्स टेस्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट की तरह भी जब हम यूज करेंगे। देखो जरा, टॉलिन्स टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या है बच्चा, टॉलिन्स रिएजेंट is an ammoniacal solution of silver nitrate, that is AgNO3। पता है सबको ये टॉलिन्स reagent। When an aldehyde is heated with freshly prepared टॉलिन्स reagent, a bright silver mirror is produced to the formation of due to the formation of silver metal। क्या कहानी है समझो फिर से। अपने पास देखो टॉलिन्स reagent होता क्या, सिल्वर नाइट्रेट। अब मैं सिल्वर नाइट्रेट को जिस टाइम पे एल्डिहाइड के साथ हीट करूंगा, टॉलिन्स reagent को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम हीट करेंगे तो वहां ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है। बेसिकली सिल्वर मिरर क्या प्रोड्यूस होता है, वो सिल्वर मेटल फॉर्म हो जाता है, और वो सिल्वर मेटल जो फॉर्म होता है उसके लिए हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहे हैं हमें। तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर क्या दिखा रहा है हमें कि टॉलिन्स रिएजेंट अगर किसी चीज के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वहां पे एल्डिहाइड होना चाहिए। जैसे एल्डिहाइड है, अगर टॉलिन्स रिएजेंट के साथ हमने रिएक्ट कराया, ठीक है, तो हीट किया हमने, तो क्या बना, RCO नेगेटिव प्लस 2Ag जो कि सिल्वर मिरर है। NH3 रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, ये सारे निकल गए। लेकिन मेन हम किसकी बात करें कि अगर सिल्वर मेटल रिलीज हुआ है वहां पे, सिल्वर मिरर टेस्ट अगर मिल गया, इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। Both aliphatic and aromatic aldehyde reduce टॉलिन्स reagent। ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएगा ये कि एल्डिहाइड्स के अंदर सिल्वर मिरर टेस्ट कैसे काम कर रहा है। सिल्वर मिरर टेस्ट, अगर ये भी हम बात करें कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड्स, अभी तक हमने जितने किया ज्यादातर वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिटेक्ट कर रहा था, तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ एल्डिहाइड के लिए हमारे पास क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट। जो एल्डिहाइड्स होंगे अगर हम उसको टॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। क्लियर है यहाँ पे, ये बात समझ में आ गई। फिर आता है हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट। देखो फेलिंग्स टेस्ट में हमारे पास क्या है बच्चा, फेलिंग्स रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन A and B। फेलिंग सॉल्यूशन A is in aqueous copper sulfate and फेलिंग सॉल्यूशन B is in alkaline sodium potassium tartrate, जिसे रोशेल सॉल्ट भी कहते होते हैं। ठीक है, बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास दो चीजों से मिलकर बन रहा है। पहला कौन सा बन रहा है हमारे पास, फर्स्ट चीज क्या है उसके अंदर, इट इज इन एक्वस कॉपर सल्फेट, और दूसरी चीज क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इन दोनों के कॉम्बो को हम क्या करें कि फेलिंग सॉल्यूशन है। अब दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट, ये दोनों को कंबाइन किया क्या बना, फेलिंग सॉल्यूशन मिल गया। अब जब हम एल्डिहाइड को फिलिंग्स रिएजेंट के साथ हीट करते हैं, a reddish brown precipitate is obtained and aldehydes are oxidized to the corresponding carboxylate ion। एल्डिहाइड है, फिलिंग सॉल्यूशन, फिलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास कॉपर सल्फेट से Cu2 पॉजिटिव लिबरेट हो गया, OH नेगेटिव आया, हीट किया, RCO नेगेटिव दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन हुआ, और ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट जो कॉपर ऑक्साइड के हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अब देखो लॉजिक समझना, सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले जब हमने टेस्ट शुरू किए थे हमने कहा था कार्बोनाइल कार्बन की प्रेजेंस दिखी थी, कीटो और एल्डिहाइड मिला जुला के दे रहा था। अब हमने सेपरेट करना शुरू किया, कीटोनिक ना तो सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे ना हमारे पास फिलिंग्स टेस्ट देंगे। लेकिन मेन सिल्वर मिरर टेस्ट के अंदर क्या था, सिल्वर मिरर टेस्ट एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों दे रहे थे। अब मेरे को उनको भी डिस्टिंग्विश करना है, मुझे ये बताना है कि वो एरोमेटिक है या एलिफैटिक है। तो मैं अब कौन सा टेस्ट करूंगा बच्चे, फेलिंग्स टेस्ट, क्योंकि फेलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन से वाला देगा अपने पास, जो एरोमेटिक नहीं होगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डज नॉट रिड्यूस्ड फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर है, तो हमें ये तो पता चल गया कि एल्डिहाइड है, वो सिल्वर मिरर टेस्ट से पता चल गया। लेकिन अगर ये पता लगाना है कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है या एलिफैटिक है, तो हम क्या करेंगे, ये अपना फेलिंग सॉल्यूशन कर लेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ही ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कराएंगे। बात समझ में आ रही है, सीधा सा लॉजिक पता चल रहा है। चलो इसके बाद है हमारे पास बेंडिक्स टेस्ट। इसमें अब देखो क्या है, बेंडिक्स टेस्ट के अंदर solution is in Bendix solution is an alkali solution of Cu2 positive ion complexed with citrate ions, whereas filling solution is an alkaline solution of Cu2 positive ion complexed with tartrate ion। यही फर्क है सिर्फ। जो Bendix solution है ये हमारे पास क्या है बच्चा, जिसके अंदर Cu2 positive ion complexed with citrate ion। फिलिंग में क्या था,
इट इज कॉम्प्लेक्स विद टार्ट्रेटाइन, यही था ना, हमने यही करा था ऊपर। तो अब इसमें जब सिट्रेटाइन के साथ हम मिक्स कर रहे हैं तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन रिएक्ट्स इन द सेम वे एज फिलिंग सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम रहेगा, सेम वही हमारे पास क्या रहेगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और वहां पे हमारे पास रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो चाहे फिलिंग्स टेस्ट कर लो, चाहे वो हमारे पास ये बेंडिक्स टेस्ट कर लो, दोनों से सेम ही रिजल्ट मिलेगा और दोनों हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड क्लियर करते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है बच्चा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैफमोन रिएक्शन। अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या है, देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू कार्बोनाइल कार्बन एटम, दैट इज मिथाइल कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहेलाइड टू द sodium salt of corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of the carboxyl compound. The methyl compound is converted into haloform. बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखो बहुत सीधी सी कहानी है। हमारे पास ये क्या है, एल्डिहाइड गिवन है, अपने पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, NaOH के साथ रिएक्ट करा है, X क्या होगा, कोई हेलो ग्रुप लगा होगा। तो यहां पर जो O पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव यहां आके इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, बना, और ये CHX3 ये जो हमारे पास था ये सेपरेट आउट हो गया। क्लियर है। तो हर बार जो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा ये हर बार क्या होगा, एक कार्बन कम वाला बनेगा। ऊपर डेफिनेशन में पढ़ो, सॉल्ट, द सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर 3 थे तो ये एक मिथाइल ग्रुप तो हर बार हटेगा, तो इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो एक कार्बन कम वाला निकल के आएगा जो सोडियम सॉल्ट बनेगा। तो ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट आ गया। क्लियर है। सिमिलरली इसके अंदर देखो, यहां पर हमारे पास जो ये कंपाउंड है इसके अंदर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हट जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या आएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर है, ये बात समझ में आई। यहां पे देखो ये जो अपने पास पूरा कंपाउंड था, इस पूरे कंपाउंड के अंदर मेन है ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है इसकी जगह पे हमारे पास O नेगेटिव और Na पॉजिटिव फॉर्म हो जाता है, जुड़ जाता है, और हमारे पास लिबरेट क्या हुआ, CHCl3। कौन से वाले बेटा, कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाला देखो ना, सिर्फ दूसरा कुछ नहीं हटेगा। कौन सा हटेगा, जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ है। क्लियर बात है ये। किसके लिए, कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाला ही सबसे ज्यादा पोलराइज रहेगा ना। ये अपना प्लस आई इफेक्ट दे रहा है उधर से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर दे रहा, तो ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा आसान हो गया है ब्रेक करना। क्लियर है। हाँ जी बच्चा, ये पता चल गया ना सबको कि जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच वाला मिथाइल ग्रुप होगा हर बार वो हट जाएगा और इसकी जगह O नेगेटिव Na पॉजिटिव आके अटैच हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट हमारे पास फॉर्म होता रहेगा। क्लियर है। अब फिर आता है हमारे पास देखो रिडक्शन, हमारा ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। The carbonyl group of an aldehyde or ketone is reduced to methylene group to form the hydrocarbon. सबसे पहले देखो ये क्या है, Clemmensen reduction. It involves the reduction of carbonyl group to CH2 group and it is carried out in the presence of zinc amalgam and concentrated HCl. क्या कर रहे हैं बच्चे, कार्बोनाइल कार्बन है, रिडक्शन करानी है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा है, जिंक अमेल्गम, जिंक अमेल्गम समझ में आता है सबको, जो हमारे पास मरकरी के साथ मिलके जो अलॉय बनता है जिंक अमेल्गम हो गया। किसका, जिंक अमेल्गम में सीधा ZnHg है बच्चा। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो क्या होएगा, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। नॉर्मल हाइड्रोजन और जिंक अमेल्गम की प्रेजेंस सीधा देखो ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन कहीं से हम प्रोवाइड तो करेंगे ना, नेसेंट हाइड्रोजन आएगा कहां से, तो आएगा तो कोई एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे जहां से H पॉजिटिव रिलीज हो रहा होगा, वो अलग कहानी है। हाँ, एनी एसिडिक मीडियम, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वहां हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रोवाइड करने के लिए लेकिन कोई होना चाहिए वहां पे, जो हाइड्रोजन जहां से हमें मिलेगा उसके साथ जिंक अमेल्गम की प्रेजेंस में। जैसे ये देखो ना, ये कंसंट्रेटेड HCl हमने डाला तो है, ये HCl अपने आप HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट करके हाइड्रोजन अवेलेबल करा देगा, और जिंक अमेल्गम की प्रेजेंस के अंदर वो कार्बोनाइल कंपाउंड ब्रेक करके वाटर फॉर्म करवाएगा, हाइड्रोकार्बन हमें मिल गया। क्लियर है बच्चा। फिर है ये वुल्फ किर्शनर रिएक्शन। वुल्फ किर्शनर रिएक्शन जो है रिडक्शन है, ये फिर उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने टॉपिक शुरू होने से पहले कहा था आज के जितने भी हैं
बाय नेम रिएक्शंस हैं, टेस्ट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना एक चीज तुम्हें पक्का पेपर में मिलेगी। In this method, the aldehyde or ketone is heated with hydrogen and potassium hydroxide or NaOH in high boiling solvent such as ethylene glycol. एल्डिहाइड या कीटोन को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, NH2 H2O के साथ के प्रेजेंस में, मतलब H2 वाटर बेसिकली लिबरेट होगा, हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, NH2 दैट इज। तो यहाँ पे NH2 वाले के साथ तो जब भी रिएक्ट करते हैं क्या होता है, जो यहाँ पे लगा होता है वो हट जाता है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली, कार्बन वाला जो है ऑक्सीजन हटेगा, वहां पे ये जाके बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ही रहेगा। नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा वो हटा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बोनाइल कार्बन के साथ, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है, ये बन गया। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हमने हीट किया था और इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, तो सीधा सा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो गया और नाइट्रोजन निकल जाएगा यहां से। ठीक है, वापस से देखो बच्चे, एल्डिहाइड या कीटोन है, जब हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहा है तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है वो हटके NH2 और N वाला बॉन्ड सीधा सीधा बनता है। ये हमने नाइट्रोजन के साथ वाले जो रिएक्शंस पढ़े थे उसमें देखा था, हाइड्रोजन वाले रिएक्शंस में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो सीधा सीधा हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन बना और नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। क्लियर है ये? अब अपने पास देखो इस रिएक्शन पे ध्यान दो, यहां पर भी हमारे पास क्या है, जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या है, एल्काइल ग्रुप अटैच है, हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। सेम वही कहानी होगी कि वहां पे अपने पास जो ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच्ड ऑक्सीजन है, इसकी जगह पे NNH2 लग गया, है ना, यही वाला है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास ग्लाइकोल के साथ हीट किया, तो क्या हुआ, जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और हमारे पास जो अपना सिंपल हाइड्रोकार्बन है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, इथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई है। एसिटाल्डिहाइड है, सेम बिल्कुल सब कुछ यहां चल रहा है। क्या होगा, मेन अपना कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड अपना, पहले तो हाइड्रोजन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन हटेगा, बाद में नाइट्रोजन लिबरेट हो जाएगी, वाटर लिबरेट होएगा और हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। रिएक्शन समझ में आ रहा है, स्टेप्स पता चल रही हैं। हर बार हो क्या रहा है, पहले हमारे पास जो ये हाइड्रोजन वाला जो है पार्ट है, ये नाइट्रोजन वाला पार्ट आके इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा, और बाद में जब हम ग्लाइकोल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो वाटर लिबरेट होगा, साथ में नाइट्रोजन लिबरेट होएगा, तो ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट खत्म, सीधा सा हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर? फिर आ रहा है हमारे पास बच्चा, देखो, रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। ऐसे ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन हीटिंग विद HI, that is hydroiodic acid, and red phosphorus at 423 Kelvin are reduced to their corresponding alkanes. क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स हैं, HI के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, हीट किया 423 केल्विन पे, तो सीधा सीधा अपने पास क्या बना, एल्केन्स की फॉर्मेशन हुई, वाटर लिबरेट हुआ और आयोडीन गैस लिबरेट हो गया। ठीक है, CH3CO CH3, ये हमारे पास क्या बचा, कीटोनिक ग्रुप है, HI के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, हाइड्रोकार्बन बना, वाटर लिबरेट हुआ और साथ में I2 लिबरेट हो गया। दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, रिडक्शन करानी है, तो हम बात क्या कर रहे हैं, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड है जो हमारे पास, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओ। दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, सिंपल एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर और आयोडीन गैस लिबरेट हो जाती है, सीधा रिएक्शन है। फिर आ रहा है रिडक्शन टू एल्कोहल्स। रिडक्शन टू एल्कोहल में क्या रहेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स रिस्पेक्टिवली। इट इज कैटालिटिकली H2NiPt प्लैटिनम, इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएंगे, और केमिकली LiAlH4 और NaBH4। एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 और NaBH4, तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। एल्डिहाइड्स क्या बना रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन्स क्या बनाएंगे हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल। ये रिएक्शन हमने पहले भी किया था। क्लियर है बच्चा ये? ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, देखो जरा, तो अल्फा हाइड्रोजन पता है बच्चे सबको, the aldehyde and ketones undergo a number of reactions due to the acidic nature of alpha hydrogen, which in turn due to strong electron withdrawing effect of C double bond O group.
क्या बात कर रहे हैं, देखो अल्फा हाइड्रोजन का लॉजिक पता है सबको, होता क्या है हमारे पास, हमने बात करी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जितने भी जो रिएक्शंस हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस वो किस वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखो एसिड की प्रॉपर्टी क्या थी, अगर बहुत बेसिक लेवल पे रहते हैं, सीधा सीधा अपना कंसेप्ट रखें, तो एसिडिक नेचर हम क्या कह रहे थे, समथिंग विच हैव द टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन, है ना, समथिंग विच इज अ प्रोटॉन डोनर, जो H पॉजिटिव में टूट सकता है वो एसिड होगा। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, वो वाला हाइड्रोजन जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ लगे हुए कार्बन पे जुड़ेगा, अल्फा कार्बन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। अब अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ लगा हुआ कार्बन है, ऑक्सीजन जो है कार्बोनाइल कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, कार्बोनाइल कार्बन साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे, इसकी वजह से जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अल्फा कार्बन था उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन के पास आया। समझो इसे, देखो क्या बात कर रहा हूं मैं, यहां हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, बाकी चलो ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ, इस पे डेल्टा नेगेटिव। अगर यहां डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ है तो इस साथ वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये यहां खींच लेगा थोड़ा सा, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आया कि नहीं, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहेगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो इसकी वजह से लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को खींचेंगे कि नहीं, खींचेंगे, पोलैरिटी आ जाएगी यहां पे, और हाइड्रोजन बेचारा सबसे गरीब है इस चीज में, तो जितना इसके पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को आता जाएगा उतना इस हाइड्रोजन का H पॉजिटिव के फॉर्म में डिसोसिएट होना आसान होता जाएगा, उतना ही एसिडिक नेचर इसका काम करना शुरू करेगा, बढ़ता जाएगा। तो इसी कारणवश, इसी रीजन से हम क्या कह रहे हैं कि इनका जो एसिडिक नेचर है उसकी वजह से मल्टीपल रिएक्शंस हमारे प्रोसीड करते हैं। बात समझ में आ गई। अब है एल्डोल कंडेंसेशन, स्टार टॉपिक एक और भाई, मतलब पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, तुम्हें 10 में से कम 6 बार ये एल्डोल कंडेंसेशन सीधी सीधी मिलेगी, सीधा आ जाएगा बिल्कुल, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सीधा सीधा पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है, देखो, aldehydes and ketones containing at least one alpha hydrogen atom undergoes a reaction in the presence of dilute alkali as catalyst to form beta hydroxyaldehydes, that is aldol, और beta hydroxyketones, that is ketone। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, मैं क्या बोल रहा हूं, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है जहां पे, उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलाई एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी समझ में आता है होता क्या है, जैसे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है वैसे बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन के साथ अटैच होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी किसके लिए लगाते हैं बच्चे, OH ग्रुप के लिए लगाते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स बनेंगे तो एल्डी, उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल्स। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कीटोल। अब समझना ये है क्या, कंडेंसेशन का मतलब समझ में आ रहा है होता क्या। आप देखो, कंडेंसेशन बेसिकली कुछ अलग नहीं है, दो एल्डिहाइड्स को जोड़ दो, दो कीटोन्स को जोड़ दो, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को जोड़ दो, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड को जोड़ दो, इसी तरीके से जुड़ सकता है। दो एल्डिहाइड जुड़ेंगे तो दोनों के अंदर कार्बोनाइल कार्बन था, ऑक्सीजन थी दोनों पे, पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह OH फॉर्म कर लेगी, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा। एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल वाला पार्ट है, लेकिन एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की तरह जुड़ेगा, दोनों चेन आपस में अटैच होंगी। किसी एक एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीजन OH की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये जो हमारे पास बनेगा ये बीटा हाइड्रोक्सी वाला फॉर्म आएगा। सेम कीटोन्स में रहेगा, दो कीटोन आपस में जुड़ेंगे, कंडेंसेट करेंगे, तो एक जो कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन होगा वो OH में फॉर्म करेगा तो वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल बनाएगा। एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत आसान है, कुछ इसमें टफ नहीं रहेगा। इथेनॉल CH3CHO ट्वाइस, क्यों, क्योंकि दो चाहिए हमें मिनिमम। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करा तो देखो हुआ क्या, जो ये एक पार्ट है CH2CHO, ये वाला जो पार्ट है ये तो सीधा सीधा रह गया, हमने जो डाला था एज इट इज, लेकिन उसमें से जो दूसरा पार्ट था, दो थे ना ये, तो इसमें से एक पार्ट तो सीधा ये लग गया और एक पार्ट क्या बना,
CH3CH, यहां पे जो डबल बॉन्ड O था वहां पर क्या हो गया, OH की फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एल्डोल बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, दैट इज एल्डोल। लॉजिक समझ में आ रहा है? 2 और 2 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 कार्बन है, एक के साथ एल्डिहाइड एज इट इज लगा रहेगा और दूसरे कार्बन के साथ जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसकी जगह वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्डोल की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्दर हीट किया, अगर और हीट कर रहे हैं तो इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूट 2 एनल, ठीक है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? वाटर कैसे लिबरेट हो रहा है, यहां से OH निकल गया हमारे पास जो था, और यहां पर जिस कार्बन के साथ ये OH जुड़ा हुआ था उसके साथ वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, H2O हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा। यहां से डबल बॉन्ड किधर जा सकता है, उस साइड में, उस साइड में देखो 2 ऑप्शंस है, इधर जाए या इधर जाए। अब इधर वाला हाइड्रोजन निकलना ज्यादा आसान है या इधर वाला, ऑब्वियस इधर वाला, क्योंकि यहां पे क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, अल्फा हाइड्रोजन की डिसोसिएशन ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली उस साइड से। दोनों अल्फा कैसे हैं बेटा, इस वाले के हिसाब से एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा डोमिनेट करेगा, हाइड्रोक्सी के कंपैरेटिवली एल्डिहाइड वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो इस वाले कार्बन के पास से हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है? ये एल्डोल फॉर्मेशन और एल्डोल कंडेंसेशन पता चला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिल जाएगा तुम्हें एग्जाम में। अब देखो प्रोपेनोन है अपने पास, प्रोपेनोन मतलब 3 कार्बन एटम्स हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा है, वही कोई भी अपना एल्काइल ले लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो क्या बनाएगा, कीटोल। अब कीटोल कैसे बना रहा है, ध्यान से देखो, फिर वही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम है, वही 6 हुए ना, 3 ये हैं, 1 2 और 3, ये वाला तो सीधा सीधा ही जुड़ गया है ना, ये वाला तो अपना सीधा सीधा जुड़ गया जैसा था, और जो दूसरे वाला था उसका ये डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट था वो हटके OH बनेगा, यही बना, जो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड OH वाला पार्ट था, डबल बॉन्ड O वाला पार्ट था, वो OH बना। इसमें मेन ध्यान क्या देना है जो कार्बोनाइल कार्बन है वो बॉन्ड बना रहा है, साथ वाला कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, क्या बना रहा है, यहां पर भी देखो, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ अटैच होगा, वो साइड चेन के साथ अटैच नहीं होगा, वो साइड चेन में ही आई है अपनी। क्लियर? फिर फर्दर इसे हीट करेंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास यहां पर इस वाला जो बॉन्ड है ये यहां से हटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? तो ये बात पता चल गई है बच्चा, ये हमारे पास क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब इसमें हो क्या रहा था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड एल्डोल व्हाइल बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कीटोन्स एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम? फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉन do not undergo aldol condensation as they do not contain alpha hydrogen। ये बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ वो वाले ही एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन करा सकते हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी, वरना एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। क्लियर बात है बच्चा? ये इसी के अंदर एक और टर्म आती है क्रॉस एल्डोल, ये आगे जाके मैंने कहीं क्वेश्चंस में डाला हुआ है, मैं बता देता हूं क्रॉस एल्डोल में होता क्या। अदरवाइज क्रॉस एल्डोल के अंदर जैसे हमने अभी क्या करा, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को रिएक्ट कराया, कीटोन और कीटोन को रिएक्ट कराया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या कराते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराएंगे और सेम तरीके से प्रोसीड करेगा सब कुछ, और हीट करने में सेम वही वाटर निकलेगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन। उसमें एक और याद रखना, हाँ क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कीटोल के अलावा भी क्या होता है, एक और सुनो, अभी हमने क्या किया था, ट्वाइस ऑफ लिखा था कि नहीं, मतलब सेम सेम एल्डिहाइड थे। अब मैं मान लो ब्यूटेनल और प्रोपेनल को रिएक्ट करा दूं तो दो अलग अलग है, तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। ठीक है, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन को रिएक्ट कराऊं, इनको कराऊंगा तो क्या बनाएगा, ये क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन कहलाएगी। अलग अलग अगर होंगे, अगर सेम सेम है तो सिंपल कहलाएगी, और अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन को भी रिएक्ट कराऊंगा तो वो भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का जो बनेगा, समझ रहे हो, मान लो एल्डिहाइड का मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए एल्डिहाइड, ट्वाइस ऑफ बी,
ये किसके लिए लिख रहा हूं, ये अपने पास ये काम करता हूं एल्डिहाइड की जगह लो कीटोन के लिए। तो ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो जो एल्डिहाइड एल्डिहाइड वाला बनाएगा सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, एक जो अपने पास कीटोन वाला कीटोन के साथ बनाएगा सिंपल प्रोडक्ट, एक एल्डिहाइड और कीटोन और एक जो कीटोन और एल्डिहाइड। ठीक है, ये चार तरह के अपने पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास मिलेगा, और क्रॉस एल्डोल वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सिंपल एल्डोल और कीटोल कंडेंसेशन। ये आगे जाके टॉपिक के अंदर आएगा भी, मैंने कहीं पे ये क्वेश्चन डाला भी हुआ है, नहीं होगा तो मैं लिख के नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको आगे करा दूंगा। ठीक है, ये यहां तक बच्चे हर किसी को करके आना है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।